हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 12 में। अपन यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं। अपन सबसे पहले जो है वो अपने फिजिक्स का 14 चैप्टर ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो अपन पहले से जानते हैं। जैसे कि अपन डाल्टन मॉडल के बारे में सुन चुके हैं, फिर थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में सुन चुके हैं, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल, ये केमिस्ट्री में पहले ही ऑलरेडी आ चुके हैं और इस चैप्टर में यही सारे। हाँ, थोड़ा डिटेल में है, कुछ डेरिवेशन से कुछ चीज़ें ऐड हो जाएगी। जो पहले पढ़ी है उसमें थोड़ा कम था, ठीक है, पर यह है कि अपन उसके साथ पहले से फैमिलियर है, अपन जानते हैं कि वो चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो चैप्टर 14 है अपने परमाणु भौतिकी। परमाणु क्या है, तो परमाणु क्या है, इसके बारे में जो है वो अपने पास खूब सारे मॉडल्स है। सबसे पहले अपने पास जो है वो डाल्टन का मॉडल आया। उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। मतलब कोई भी पदार्थ लीजिए आप, जैसे कि ये मेरे पास एक पदार्थ है, ठीक है। अब इसका सूक्ष्मतम कण, मैं इसको तोड़ते चला जाऊं, छोटे छोटे कण करने लगता हूँ, लास्ट में जो एक सबसे छोटा कण बचेगा उसी को क्या कहा जाएगा, परमाणु। और वो अविभाज्य है, उसको और नहीं तोड़ा जा सकता, वो अंतिम है, ठीक है। उस अविभाज्य कण को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। अब देखिए, फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक ही पदार्थ के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। जैसे कि ये एक पेन है, इसके वो सूक्ष्मतम कण जो है वो मैं कहीं से भी छोटे छोटे कण उठा लूं, वो सब एक जैसे हैं। उनके द्रव्यमान एक जैसे हैं, उनके आकार एक जैसे, वो दिखने में एक जैसे, सभी एक जैसे। एक ही पदार्थ के सभी परमाणु जो होते हैं वो क्या होता है, एक जैसे होते हैं। पर अगर हमारे पास दो भिन्न भिन्न पदार्थ है, जैसे कि अपन कोई भी ये दो चीजें ले लें, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, इसके परमाणु अलग होंगे, इसके परमाणु अलग होंगे। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग आकार के या द्रव्यमान के हो सकते हैं। मतलब डाल्टन के मॉडल में ही परमाणुओं के स्तर पर दो भिन्न भिन्न पदार्थों को जो है वो अपन पहचान कर सकते थे कि इसके परमाणु अलग है, इसके परमाणु अलग है। पदार्थों की पहचान जो थी वो संभव थी, ठीक है। तो ये था एक सामान्य सा डाल्टन का मॉडल। अब इसमें ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे मैं बोलूंगा, ठीक है, उस टाइप से आपको साथ साथ में रिटर्न वर्क करना है। आप अपनी फेयर नोटबुक फिजिक्स की लेके बैठ जाएं, ठीक है। चैप्टर की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, चैप्टर नंबर 14 परमाणु भौतिकी, और उसके अंदर सबसे पहली हेडिंग डालेंगे डाल्टन का परमाणु मॉडल। पहली हेडिंग डाल्टन का परमाणु मॉडल। इस हेडिंग के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। खड़ी पाई, एक ही पदार्थ के सभी परमाणु एक समान होते हैं, परंतु दो भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु भिन्न भिन्न हो सकते हैं। खड़ी पाई, इस प्रकार डाल्टन के मॉडल में दो भिन्न भिन्न पदार्थों को परमाणुओं के आधार पर अलग अलग पहचाना जा सकता था। खड़ी पाई, तो ये था हमारे पास डाल्टन का मॉडल। इसके बाद में क्या अपडेट आया, वो था अपने जे थॉमसन मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल, या फिर हम कह सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ये तीनों नाम है इसके। देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का
परमाणु मॉडल। इसको दो और नाम से भी जानते हैं अपन, वाटरमेलन मॉडल, और क्या पढ़ा है हमने, प्लम पुडिंग मॉडल। अब देखिए ये कौन सा मॉडल है। इसमें वो हमने तरबूज वाला जो है अपना को याद होगा कि जो तरबूज है वो थॉमसन का मॉडल है, और उसमें जो तरबूज के बीज होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो पहले देखते हैं मॉडल क्या था। ठीक, ये है परमाणु, और परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं है। अभी डाल्टन ने क्या कहा था, सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य है, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, वो परमाणु है। पर थॉमसन ने कहा कि और तोड़ा जा सकता है, इसके अंदर भी और टुकड़े हैं। जैसे कि अगर ये परमाणु है तो इसके अंदर भी और छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स है। ये रहे इलेक्ट्रॉन्स। मॉडल क्या था कि जो ये गोला है, परमाणु गोलाकार है, जिसका आकार लगभग 10 की घात -10 मीटर के आसपास है। इन्होंने कहा ये जो गोलाकार भाग है ये धनावेशित है, और ये जो छोटे छोटे कण हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ये क्या है, ये ऋणावेशित है, ये हम जानते हैं। इस पूरे गोले का जितना धनावेश है उतना ही इन सभी इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश है। जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब जो हमारा परमाणु है, सबसे पहले तो वो विद्युत उदासीन है, उसके पास कोई आवेश नहीं, ना वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज, वो न्यूट्रल है, वो उदासीन है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही भी है। ठीक है, इस मॉडल में कुछ कमियां भी है, वो अपन जानेंगे। पर सबसे पहले मॉडल क्या है, मॉडल ये है कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल तरबूज के बीजों के समान जो है वो व्यवस्थित है। जैसे तरबूज होता है, उसमें जो लाल वाला पार्ट होता है, रेड पार्ट, वो पूरा तो क्या हो गया, धनावेश, और उसके अंदर जगह जगह पर कौन व्यवस्थित है, उसके बीज, वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। उससे तुलना की गई, इसलिए वाटरमेलन मॉडल बोल दिया। प्लम पुडिंग मॉडल भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है ना, पुडिंग जो होती है वो एक खाने की डिश होती है, ऐसे एक ब्रेड टाइप, जिसके अंदर जो है वो ऐसे चेरीज होती है। तो वो जो है वो पूरा का पूरा एक स्फेरिकल जो है वो तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो चेरी के टुकड़े होते हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। तो उनके हिसाब से उन्होंने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जो है वो ये फेमस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो हेडिंग डालेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद में उसका डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद में मैं बोल रहा हूं वो थ्योरी आप लिखेंगे। तो ये बनाने के बाद में लिखिए, थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु विभाज्य है। खड़ी पाई। थॉमसन के मॉडल के अनुसार थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु लगभग 10 की घात -10 मीटर के आकार का एक धनावेशित गोला है, जिसमें धनावेश तथा द्रव्यमान संपूर्ण गोले में एक समान रूप से वितरित है। खड़ी पाई। इस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न जगहों पर बिल्कुल उसी प्रकार व्यवस्थित है, बिल्कुल उसी प्रकार व्यवस्थित है जिस प्रकार तरबूज में
उसके बीज व्यवस्थित होते हैं। खड़ी पाई, संपूर्ण गोले का धनावेश तथा उसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश बराबर होता है। अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। खड़ी पाई। इसके बाद पर अपन कुछ थॉमसन के मॉडल की बातें समझेंगे, फिर उनको लिखेंगे। तो पहले समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए, थॉमसन ने अपने मॉडल में किन किन चीज़ों को बताया जो सही है, फिर ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी जो वो सही तरीके से पेश नहीं कर पाया। सबसे पहले कि मान लीजिए ये एक परमाणु है, इसके अंदर ये कोई इलेक्ट्रॉन है। थॉमसन के मॉडल के अनुसार कि अगर मैं इसको गर्म करूं तो थॉमसन ने कहा गर्म करने से ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाएगा, ऊर्जा पाएगा तो ये कंपन करेगा। यदि वो ऊर्जा अधिक है, इतनी अधिक है कि कंपन के दौरान वो इससे बाहर निकल सकता है। अगर इतनी ज्यादा ऊर्जा मिले तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल सकता है। इस घटना को अपन क्या बोलेंगे? तापायनिक उत्सर्जन। कि हमने परमाणु को ताप दिया, उसके इलेक्ट्रॉन ने उसमें ऊर्जा ग्रहण की, उसने कंपन किया, ऊर्जा अधिक थी तो उसने परमाणु को छोड़ के वो बाहर आ गया। तापायनिक उत्सर्जन। और ऐसा होता भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थॉमसन का जो मॉडल था वो तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या करने में सफल रहा। कि हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया अपने तापायनिक उत्सर्जन। ये बिल्कुल वैसे ही इसका एग्जाम्पल अपन समझ सकते हैं। जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो वो फिलामेंट होता है, उसके अंदर जब अपन धारा पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो वो वायर गर्म होता है और गर्म होने की वजह से जो है उसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तापायनिक उत्सर्जन। ये बिल्कुल वैसे ही समझा है। तो ये बिल्कुल सही बताया गया। एक दूसरी चीज और, परमाणुओं से जो है वो विकिरण उत्सर्जित होता है प्रकाश के रूप में, प्रकाश के जैसा विकिरण उत्सर्जित होता है। कैसा विकिरण उत्सर्जित होता है? जैसे कि हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो ये हम कैसे देखते हैं? जैसे कि ये पेन हमको दिखाई दे रहा है, तो कैसे दिखाई दे रहा है? कि जरूर इस पेन से जो है वो कुछ प्रकाश निकल रहा होगा। उस प्रकाश को मैं अभी विकिरण बोल रहा हूँ कि इससे जो है वो विकिरण निकल रहा होगा, प्रकाश निकल रहा होगा, वो हम देखते हैं तो ये हमको दिखाई देता है। परमाणुओं से जो है वो विकिरण उत्सर्जित होता है, पर कब होता है? जब उनको ऊर्जा मिलती है। देखो प्रोसेस समझो। मान लीजिए ये परमाणु का अभी रदरफोर्ड मॉडल हम पढ़े नहीं है, पर आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं कोई दो ऊर्जा स्तर बनाता हूँ। ठीक है, ये इसके दो कक्षा। एक परमाणु जो है वो यहाँ है, इलेक्ट्रॉन सॉरी, इस परमाणु में ये नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? उत्तेजित होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पर नैनो सेकंड में वो अपने वापस अपनी जगह पे आ जाता है। कि मान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं कि 10 जूल की ऊर्जा इसको मिली, तो ये परमाणु उत्तेजित होकर यहाँ आ गया जहां ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब ये परमाणु वापस आएगा तो इसको ये 10 जूल की ऊर्जा छोड़नी भी पड़ेगी। जो परमाणु जितनी ऊर्जा लेकर ऊपर गया है, उत्तेजित हुआ है, तो जब वो वापस आएगा तो उतनी ऊर्जा उसको वापस छोड़नी भी पड़ेगी। तो जब वो ऊर्जा छोड़ते हैं, उसी ऊर्जा को हम क्या बोल रहे हैं? विकिरण बोल रहे हैं। या यूं समझ लीजिए यही वो ऊर्जा है जिसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी कोई उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, तो वो उस गैप के जितनी, जैसे कि यहां से यहां आया तो वो कुछ ऊर्जा छोड़ेगा जितनी भी। जैसे कि 10 जूल की ऊर्जा लेकर गया था यहां से यहां तक, तो जब ये यहां से यहां वापस आएगा तो 10 जूल की को छोड़ेगा, और उसी ऊर्जा को हम देख रहे हैं। उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? विकिरण। आप प्रकाश बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विकिरण उत्सर्जित होते हैं, हमें परमाणु दिखते हैं, ये वस्तुएं दिखती है, ऐसा होता है। तो क्या थॉमसन के मॉडल में ऐसा है? बिल्कुल है। ठीक है, मान लीजिए इस परमाणु पर ऊर्जा जो है वो आपतित होती है, चाहे सूर्य का प्रकाश था वो इसके ऊपर आपतित हुआ, तो इलेक्ट्रॉनों ने ऊर्जा ग्रहण की। इलेक्ट्रॉन क्या गए? उच्च ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर पे चले गए। तो जब वो वापस आएंगे तो उस ऊर्जा को क्या करेंगे? वो छोड़ेंगे, तो हमको वो ऊर्जा दिखाई देगी, वो हमें परमाणु दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब
जो है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न ऊर्जा में आया है तो फाइनल बात यह है कि उससे जो है वो प्रकाश के रूप में ऊर्जा जो है वो विकिरित होगी, उससे विकिरण उत्सर्जित होगा। ठीक है, ये थॉमसन मॉडल में बताया गया कि अगर ये जो है, अगर मैं इस परमाणु को, ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु को ऊर्जा दूं तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा पाएंगे। जैसे अभी हमने बात की थी, वो इसने की थी कि इतनी ऊर्जा दी कि वो इससे बाहर ही निकल गया। अब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। हम कह सकते हैं कि थॉमसन का मॉडल गैसों के आयनीकरण को भी समझा सकता था, क्योंकि जब किसी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, पहले क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए इसमें जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। जैसे कि इसमें कितना धनावेश है, एग्जाम्पल 10 कूलम का धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, और एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि 10 कूलम का ऋणावेश है, 10 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है, तो ये क्या है, उदासीन। टोटल कितना है, 0। परंतु अगर इसको हम गर्म करें और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इतनी ऊर्जा दी, तो ऋणावेश क्या हो गया, कम, ये -9 हो गया। अब कितना बचा, +1। अब ये उदासीन नहीं है, अब इसके पास जो है वो आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। अब ये क्या बन गया, आयन। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो क्या बन जाता है, आयन। और ऐसा ही होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को छोड़ता है तो वो परमाणु आयन बन जाता है। मतलब थॉमसन का मॉडल गैसों के आयनीकरण को भी समझा सकता था। अब वापस आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर कि जब किसी परमाणु को हम ऊर्जा देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित होता है, वापस नीचे आएगा। फिर और ऊर्जा देंगे तो वापस उत्तेजित होगा, अधिक ऊर्जा दी तो बाहर चला जाएगा, वो आयन वाली बात होगी। अभी उसको छोड़ते हैं, अभी वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो बस ऐसे ऊपर जा रहा है, वो वापस आएगा तो ऊर्जा छोड़ेगा, फिर उसको और ऊर्जा मिली तो वो वापस ऊपर जाएगा, और वापस आएगा तो फिर ऊर्जा छोड़ेगा। मतलब वो ऐसे कंपन करता रहेगा और जो ऊर्जा है वो विकिरित करता रहेगा, उत्सर्जित जो है वो करता रहेगा। तो ये बात भी थॉमसन का मॉडल समझाने में सफल था कि किसी भी परमाणु से जो है वो प्रकाश के रूप में जो है वो ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है, और ऐसा होता भी है। तो ये वो बात थी जो थॉमसन का मॉडल सही सही समझा सका। अब अपन रिटर्न वर्क करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, थॉमसन के मॉडल के अनुसार जब परमाणु को तापीय ऊर्जा दी जाती है या ऊष्म ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन उस ऊष्म ऊर्जा को ग्रहण करके परमाणु से बाहर आ जाता है। खड़ी पाई, यह घटना तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। यह घटना तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। खड़ी पाई। अतः हम कह सकते हैं थॉमसन का मॉडल तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या करने में सफल रहा। थॉमसन का मॉडल तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या करने में सफल रहा। खड़ी पाई। इलेक्ट्रॉन के परमाणु से बाहर जाने पर परमाणु आयन बन जाता है। अतः थॉमसन का मॉडल गैसों के आयनीकरण की व्याख्या करने में भी सफल रहा। गैसों के आयनीकरण की व्याख्या करने में भी सफल रहा। खड़ी पाई। दूसरा पॉइंट, जब परमाणु पर ऊर्जा आपतित होती है तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन कंपन करता है। जिसके कारण
परमाणु से प्रकाश के सपाट ऊर्जा या विकिरण उत्सर्जित होता है। ऊर्जा या विकिरण उत्सर्जित होता है। खड़े पाए। तो ये था थॉमसन का मॉडल। अब देखते हैं कि थॉमसन के मॉडल में क्या क्या कमियां थी। यहां तक लिखेंगे, उसके बाद में ध्यान देंगे। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे थॉमसन के मॉडल के दोष। हेडिंग डालने के बाद में लिखना नहीं है, पहले समझेंगे, उसके बाद में जब मैं बोलूं उस वक्त वो लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए। देखो, दो डायग्राम यहाँ पर, चलो पहले डायग्राम पे ध्यान देते हैं। ये डायग्राम हम पहले पढ़ चुके केमिस्ट्री में। ये क्या है? ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पर ये जो लाइनें बनी हुई है क्या है? यूं समझिए, हर लाइन की एक तरंग दैर्ध्य है। जैसे कि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो समझ लीजिए 4000 एंगस्ट्रॉम है, इसकी 5000 है, इसकी 6000 है। इस प्रकार से अलग अलग तरंग दैर्ध्य की जो है वो रेखाएं हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको स्पेक्ट्रम में रेखाएं कहा जाता है। और इस पूरे को क्या कहा जाता है? यह हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। इन रेखाओं के इन समुच्चय को क्या कहा जाता है? ये भी अलग अलग नाम है। जिन जिन वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की उनके नाम है। जैसे कि ये लाइमन श्रेणी, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, फंड, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन की रेखा है। ठीक है, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में रेखा है। कितनी सारी है? खूब सारी है। कुछ मैंने बनाई भी नहीं। ठीक है, अब ये कैसे बनती है? ठीक है, तो वो अपन बोर मॉडल जब पढ़ेंगे, बोर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। आगे बोर मॉडल आएगा तो हमें समझ में आएगा कि इतनी सारी रेखाएं क्या है और ये क्यों है। ठीक है, और ये कितनी है, हर चीज समझ में आ जाएगी। पर अभी याद रखा जाएगी कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में खूब सारी स्पेक्ट्रम में रेखाएं होती है। खूब सारी रेखाएं होती है, और हर रेखा का क्या है? एक तरंग दैर्ध्य है। ये समझ लीजिए एक लैम्डा है। ठीक है, अब थॉमसन का मॉडल क्या कहता है, इसके बारे में उसके क्या ख्याल है वो देखते हैं। थॉमसन के मॉडल में बात हाइड्रोजन एटम पे की जा रही है। मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। ये हाइड्रोजन के एटम में, ठीक है, थॉमसन के मॉडल में क्या है? ये रहा, ये हाइड्रोजन का एटम गोला धनावेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हो गया। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन ने कंपन किया, जैसे हमने अभी पढ़ा कि इसको ऊर्जा मिली और इस इलेक्ट्रॉन ने ऐसे कंपन किया। कंपन कैसे करता है? तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, वो ऊपर आ जाता है। जब वो वापस आता है तो वो एक विकिरण उत्सर्जित करता है। मान लीजिए इसकी लैम्डा थी 4000 एंगस्ट्रॉम, तो मैंने एक 4000 की एक लाइन बना दी। एक एग्जांपल, एक स्पेक्ट्रम में रेखा बना दी जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन नीचे आके फिर ऊर्जा पाएगा तो ये फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर 4000 का निकलेगा। तो लाइन अभी भी वही है 4000 की। अगर 4000 के अलावा कुछ आएगा तो अपन और रेखाएं बनाएंगे इसमें। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कंपन करता ही रहा तो ये जो तरंग दैर्ध्य निकलेगी वो एक ही निकलेगी। हमको स्पेक्ट्रम में एक ही रेखा दिखाई देगी। तो हम कहेंगे कि थॉमसन के मॉडल में जब परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन कंपन करता है, और उस कंपन की वजह से ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है, और उसके कारण केवल एक स्पेक्ट्रम में रेखा बढ़ती है। जबकि वास्तव में प्रायोगिक परिणामों में, ठीक है, लैब में हमको जो मिला, जो सच बात है वो ये है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कई सारी रेखाएं होती है, और ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले। इसका मतलब थॉमसन का जो मॉडल था वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। वास्तविक ये है जो थॉमसन ने बताया, वो ये है, ये गलत है, ये सही है। तो ये बात अपन लिखेंगे। अगर किसी को जरूरत महसूस हो तो वो इनको डायग्राम बना के भी याद रख सकता है, अदरवाइज खाली थ्योरी भी आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, लिखिए, थॉमसन के मॉडल में जब परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो उसका इलेक्ट्रॉन कंपन करता है, और उस कंपन के कारण उससे विकिरण उत्सर्जित होता है।
जिसके कारण स्पेक्ट्रम में केवल एक रेखा दिखाई पड़नी चाहिए। स्पेक्ट्रम में केवल एक रेखा दिखाई पड़नी चाहिए, जबकि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हमें कई सारी स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देती है। हमें कई सारी स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देती है। अतः थॉमसन का मॉडल स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। अतः थॉमसन का मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। खड़ी पे अब लिखेंगे दूसरा दोष। थॉमसन का मॉडल रदरफोर्ड के एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड के एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा सका। खड़ी पाई। ये थॉमसन मॉडल के दोस्त है। अब रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग क्या था जो थॉमसन का मॉडल ढंग से नहीं समझा पाया, उसके लिए अपन अगली क्लास में देखेंगे रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें वो एक पतली सी स्वर्ण पत्री के ऊपर एल्फा कणों की बौछार की जाती है। कल हम वो प्रयोग पढ़ेंगे, उसके परिणाम देखेंगे और देखते हैं क्यों थॉमसन का मॉडल उस चीज की व्याख्या नहीं कर सकता। यहाँ तक का जो रिटर्न वर्क है वो आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे अच्छे से। कोई डाउट हो तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।